नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय संविधान और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं विवेक मिश्र। हमारा आज का पहला सवाल है, कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए अनुबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 310। सही जवाब होगा विकल्प ए, अनुच्छेद 160। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 160 कहता है कि कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति ऐसे उपबंधों को स्वीकार कर सकता है जो उसे राज्य के राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन करने का अधिकार देते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों का प्रतिज्ञापन करता है? विकल्प आपके हैं अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 14। सही जवाब होगा विकल्प बी, अनुच्छेद 51 ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में भाग 4 ए में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर समाविष्ट किया गया और वर्तमान में अगर मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या वर्तमान में 11 है। और आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था हमारे मूल संविधान में नहीं थी, इसे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य। सही जवाब होगा विकल्प सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। इन्हीं तत्वों के अंतर्गत राज्य को ऐसी नीतियों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया गया है जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुष्ट करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 12। सही जवाब होगा विकल्प डी, अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 कहता है राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक। सही जवाब होगा विकल्प बी, एस राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 अवधि 1952 टू 1962 तक इस पद पर बने रहे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू या फिर डी, सी आर दास और मौलाना आज़ाद। सही जवाब होगा विकल्प सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। दिसंबर 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष सी आर दास ने विधान परिषदों में शामिल होने की बात की। यहीं स्वराज दल का गठन हुआ। इसके प्रमुख सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां, विट्ठल भाई पटेल इत्यादि शामिल रहे। ये स्वराजवादी परिवर्तनवादी कहे गए जो कांग्रेस से अलग होकर अपनी नीतियों का कार्यान्वयन कर रहे थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7,
1919 में जलियांवाला बाग कांड निम्नांकित में से किस तिथि को हुआ था? 10 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या 19 अप्रैल? सही जवाब होगा विकल्प बी 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की गई। 9 अप्रैल को सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा की गई, जिस पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चलवा दी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से निकाय का भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है? लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग या फिर वित्त आयोग? सही जवाब होगा विकल्प सी नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के रूप में मार्च 1950 में की गई और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह एक सलाहकारी संस्था होती है। वर्तमान में योजना आयोग को ही नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है? राजनीति के निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या प्रस्तावना? सही जवाब होगा विकल्प डी प्रस्तावना। भारतीय संविधान का दर्शन नेहरू के उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव पर आधारित है, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य हिस्सा बना। प्रस्तावना में संविधान के ध्येय और उसके उद्देश्य दोनों परिलक्षित होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संसद से अभिप्राय है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति? सही जवाब होगा विकल्प डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद, राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती हैं, जिनके नाम हैं राज्यसभा और लोकसभा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? विकल्प हैं भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? सही जवाब होगा विकल्प डी लोकसभा अध्यक्ष। आपसे एक सवाल है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष भी उपस्थित न हो तब उसकी अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर आपको बताते चलें, अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 118 के चौथे खंड के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है? विकल्प हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35 या अनुच्छेद 226। सही जवाब होगा विकल्प डी अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत रीट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी न्यायालय या अधिकरण को या किसी राज्य को या किसी ऐसे प्राधिकरण को या व्यक्ति को जो राज्य के अभिकर्ता या उपकरण के रूप में कार्य करता है या राज्य की शक्तियों का प्रयोग करता है, रीट या निर्देश या आदेश जारी कर सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा विकल्प सी एडवोकेट जनरल कहा जाता है राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है।
महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधान मंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? विकल्प हैं अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 214। सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति का प्रावधान करता है। अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल के अधिनियम का। विधानमंडल के पुनः समवेत यानी कि बैठक होने के 6 माह से अधिक की अवधि के अवसान पर अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहता। राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त करने के पश्चात ही अध्यादेश प्रख्यापित करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ 13 नवंबर 1930, 14 नवंबर 1930, 15 नवंबर 1930 या फिर 16 नवंबर 1930 को। तो सही जवाब हो जाएगा सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी, यानी कि 16 नवंबर 1930 को। यहाँ पर आपको बता दें कि पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में 16 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ, जो कि 19 जनवरी 1931 तक चला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आपको विकल्प दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि एनी बेसेंट। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू और सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं होंगे, बल्कि बाल गंगाधर तिलक ने भी भारत में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? विकल्प आपके हैं अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 148। सही जवाब होगा विकल्प ए, अनुच्छेद 131 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो वाद दिए गए हैं उसमें होता है भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच में। दूसरा हो सकता है कि एक ओर भारत सरकार हो और किसी राज्य या राज्यों, और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच। और तीसरे प्रकार का हो सकता है कि 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा करता है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 131 के अनुसार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के साथ धोखाधड़ी हैं? आपके विकल्प हैं के.एम. नाम्बियार, विकल्प बी है के.एम. मुंशी, सी बी.एम. राव और डी है के.टी. शाह। सही जवाब होगा विकल्प ए, के.एम. नाम्बियार ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, अनुच्छेद 249।
अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय की बाबत विधान बनाने के लिए सशक्त करता है। अब राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि ऐसा विधान राष्ट्रीय हित में समीचीन या आवश्यक है तो संसद को अधिनियम बनाने की शक्ति मिल जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? जुलाई 1950, दिसंबर 1950, जून 1951 या जुलाई 1951? सही जवाब होगा विकल्प सी, जून 1951। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 12 मई 1951 को पेश किया। 25 मई को सेलेक्ट कमेटी के पास बिल भेजा गया। 2 जून 1951 को संसद ने बिल पारित कर दिया और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 18 जून 1951 को बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। प्रथम संविधान संशोधन मुख्य तौर पर अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 में कुछ संशोधन लाए। अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए और इसके अलावा अनुसूची 9 में भूमि सुधारों को संरक्षण दिया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शासकीय भाषाएं, राजनीतिक दल, नगर पालिकाएं या पंचायती राज व्यवस्था? सही जवाब होगा विकल्प डी, पंचायती राज। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? आपका विकल्प है ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, सी प्रतिषेध या डी अधिकार परीक्षा? सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी यानी कि परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा देना, समादेश या आदेश। यह एक समादेश है जिसमें किसी व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या किसी लोक अधिकारी के रीट में विनिर्दिष्ट कोई कार्य करने या कृत्य संपादित करने के लिए निर्देश दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता आती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? अभी पिछले सवाल में आपसे पूछा गया था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसका आंसर अनुच्छेद 131 होगा। इसमें आपको परामर्शी क्षेत्राधिकार पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 32। सही जवाब होगा अनुच्छेद 143 यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय से 2 प्रकार के मामलों में अपनी राय अभिव्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है। पहला होता है यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि कोई विधि का प्रश्न ऐसी प्रकृति का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है तो वह उस विधिक प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को राय देने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। दूसरा होता है ऐसे मामले में संविधान के प्रारंभ से पहले की गई संधियों और करारों से उद्भूत विवाद आते हैं जिनको अनुच्छेद 131 के परंतुक द्वारा उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता से अपवर्तित किया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने मूल सिद्धांत प्रतिपादित किया? आपके विकल्प हैं केशवानंद भारती, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्स वाद या गोपालनवाद? सही जवाब होगा विकल्प ए यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और यह वाद आया था 1973 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? पुलिस, फौजदारी, रेडियो और टेलीविज़न या वैदेशिक मामले? सही जवाब होगा विकल्प बी यानी कि फौजदारी मामले।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया गया? आपके विकल्प हैं ए इलाहाबाद, बी पूना, सी वर्धा, डी साबरमती। सही जवाब होगा विकल्प सी यानी कि वर्धा। अगला सवाल है सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? न्यायिक सुधार से, संघीय सुधार, चुनाव सुधार या वित्तीय सुधार। सही जवाब होगा विकल्प बी संघीय सुधार यानी कि केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित था। 1983 में जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में केंद्र सरकार को सौंप दी। सरकारिया आयोग ने अपने प्रतिवेदन में एक मजबूत केंद्र की सिफारिश किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? आपके विकल्प हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या महारानी की घोषणा 1858। सही जवाब होगा विकल्प डी महारानी की घोषणा 1858। 4 नवंबर 1858 को साम्राज्य की उद्घोषणा के साथ समस्त भारतीय प्रदेशों पर सीधा क्राउन का अधिकार हो गया, जो इससे पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। लॉर्ड कैनिंग की प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की गई। भारतीय शिक्षित वर्ग द्वारा इस अधिनियम को भारतीय अधिकारों के प्रतिज्ञा पत्र की संज्ञा दी गई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? विकल्प आपके हैं संप्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, संघीय या फिर लोकतंत्र। विकल्प आपका सी इसमें सही होगा। संघीय शब्द का कोई प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रावधान नहीं है। उद्देशिका या प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर संघीय शब्द का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि अगर देखें तो भारतीय संविधान में ही कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि फेडरल शब्द का प्रयोग न करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान करती है? विकल्प आपके हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या संसद। सही जवाब होगा विकल्प बी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए यह मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करता है? विकल्प आपके हैं उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति विधान परिषद, अध्यक्ष विधानसभा। विकल्प आपका इसमें ए सही होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के कोई कार्य नहीं होते हैं। मुख्य तौर पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह किसी सदन का सदस्य नहीं होता। उसके निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1962 के द्वारा,
या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1919 द्वारा या भारतीय परिषद अधिनियम 1935 द्वारा? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 या इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, इससे प्रांतों में द्वैध प्रशासनिक प्रणाली को प्रारंभ किया गया। इससे प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर गवर्नर का अधिकार था और हस्तांतरित विषय को भी गवर्नर मंत्रियों की सहायता से चलाता था। इसी अधिनियम में दो सदनों की व्यवस्था केंद्र के स्तर पर की गई। पहला था राज्य परिषद, सदस्य इसमें 60 थे, और केंद्रीय विधानसभा जिसमें सदस्यों की संख्या 145 थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? आपके विकल्प हैं लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय या नीति आयोग। सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी, यानी कि नीति आयोग इसमें जो लोक शिकायतें हैं उससे संबंधित नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अली बंधु, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल या जाकिर हुसैन? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि अली बंधु। खिलाफत का प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उभरा जब अंग्रेज तुर्की पर आक्रमण करने वाले थे। तुर्की का खलीफा संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का धार्मिक नेता था। मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा को पद से हटाए जाने का विरोध किया। भारत में अली बंधु, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149 या अनुच्छेद 151। सही जवाब होगा आपका विकल्प बी, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होने की बात करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है, परंतु उसे पद से दोनों सदनों के समावेदन पर साबित कदाचार या असमर्थता के कारण हटाया जा सकेगा। महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा विहित किए जाते हैं, यानी कि निर्धारित किए जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, संसद के किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के बिना अनुज्ञा के निम्न अवधि तक अनुपस्थित रहता है? 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 1 वर्ष या 60 दिन? सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी कि 60 दिनों तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के चौथे खंड के अनुसार अनुमति के बिना अनुपस्थिति की बात की गई है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपके विकल्प दिए गए हैं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना या राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा हमारे संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर समाहित की गई है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा को पूर्व सोवियत संघ से ग्रहण किया गया। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं होता है, बल्कि यह भाग होता है नीति निर्देशक तत्वों का।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या होती है, यानी कि कोरम क्या होता है। विकल्प आपके हैं, पहला कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 10 सदस्य, इसमें से जो भी अधिकतम हो। दूसरा है न्यूनतम 12 सदस्य। तीसरा विकल्प है न्यूनतम 20 सदस्य या चौथा है अध्यक्ष द्वारा निर्धारित संख्या। सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 10 सदस्य, इसमें से जो भी अधिकतम होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189 का तीसरा खंड कहता है, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग, इसमें से जो भी अधिक होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा। सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के 5वें खंड में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और विधि से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, संघ और राज्यों के मध्य कर विभाजन निम्नलिखित निकायों में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि वित्त आयोग के आधार पर। यहाँ पर आप विकल्प बी ही इसको समझेंगे, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यह आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के बाद गठित किया जाता है। आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग का यह काम होता है कि वह राष्ट्रपति को संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में सिफारिश करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपके विकल्प हैं 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य, 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोधक कानून, सी है 73वां संशोधन पंचायती राज और डी है 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें से ए, बी और सी का विकल्प बिल्कुल सही सुमेलित है, लेकिन डी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध। यहाँ पर आपको बता दें कि 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा में सदस्यों की संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाने की बात करता है। साथ ही साथ विधानसभाओं की सदस्य संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी। इसका प्रावधान 84वें संविधान संशोधन में किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति। लेकिन अगर बात दल बदल से संबंधित होगी तो संसद का जो अध्यक्ष होगा वही इस पर निर्णय करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है। विधायिका करता है, संविधान, उच्चतम न्यायालय या सरकार। तो सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि संविधान करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में रखिए। 1 है गदर पार्टी, 2 है खिलाफत आंदोलन, सी है दांडी मार्च और डी है चंपारण सत्याग्रह। तो इनको इनके कालक्रम के अनुसार क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि 1, 4, 2, 3।
यहाँ पर आपको बता दें कि गदर पार्टी का गठन 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, रामचंद्र और बरकतुल्ला के द्वारा हुआ था। गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली गई थी। खिलाफत आंदोलन का उद्भव 1919 में अली बंधु के नेतृत्व में शुरुआत किया गया था इसका, और अंग्रेज़ों के खिलाफ था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर 241 मील लंबी यात्रा करके 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण जिले में नील नदी का नेतृत्व प्रदान किया था, और राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 में है, भारत में दलित वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से किसने सामुदायिक अधिनिर्णय के लिए बुनियादी कार्य किया था? यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, साउथ बोरो समिति, साइमन कमीशन, नेहरू समिति या लोथियान समिति। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंपी थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका, जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो विकल्प डी आपको और फोकस करके पढ़ना है। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति दया की याचिका को अस्वीकार कर सकता है या सकती है, परंतु उसे अस्वीकार करने के पहले दया की याचिका को सुनना चाहिए। अब आपको यहाँ पर बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान किया गया है, और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग जहाँ दंड सेना न्यायालय ने दिया है, जहाँ दंड ऐसी विषय संबंधी किसी निधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया जाता है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन सभी दशाओं में जहां किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है, जो याची राष्ट्रपति से क्षमा की प्रार्थना करता है उसे राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई किए जाने का अधिकार नहीं होता है। अगला सवाल है, इसमें आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से क्षेत्रीय परिषदों के बारे में कौन से तथ्य सही हैं? उनका अस्तित्व भारत के संविधान के कारण है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। तीसरा है, वे भारत सरकार और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच संबंधों को समन्वित करती है। और चौथा है, उनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधीन हुई है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या बी। 2, 3 और 4 आपका इसमें सही होगा, यानी कि पहला वाला जो है वो आपका गलत है। यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हित के विषयों पर सलाह देने के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। ये 5 क्षेत्र हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय क्षेत्र। यह आपको बता दें कि क्षेत्रीय परिषदों का उद्भव संविधान से नहीं बल्कि संसद के अधिनियम से हुआ है। संघ के गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है, पिछली बार ये सवाल आपसे पूछा गया था। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी, 2, 3 और 4। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम में जिसमें पंचायतों की स्थापना के संबंध में प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भी किया गया है या किए गए हैं? इन चारों कथनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद जब आप सही जवाब देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि केवल एक इसमें
सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से लागू है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण जो 1/3 से कम न हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को छोड़कर यह प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें आपको 2 सूची दी गई हैं, एक तरफ अधिनियम और दूसरी तरफ प्रावधान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैच करवाने के बाद आपका जो सही जवाब होगा वो मैं आपको बतला दूं। सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि 3541। 3541 आपका सही जवाब होगा। विकल्प बी इसमें आपका सही हो जाएगा। इसको आप ध्यान से मिला लेंगे तो आंसर आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। अगला सवाल है और आज की इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए द्वैध शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आपके विकल्प हैं, यह केंद्र और प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था थी। दूसरा है प्रांतीय विषय आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किए गए थे। तीसरा है राज्यपाल विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मंत्री नियुक्त करता था। और डी है राज्यपाल के पास बहुमत निर्णय का प्रत्यादेश करने की शक्ति थी। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि यह केंद्र और प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था थी। तो ये वाला सही नहीं है। आपको बता दें द्वैध शासन केवल प्रांतों में थी। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने उन पार्षदों की सहायता से चलाता था जिन्हें वह मनोनीत करता था, और उन हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से चलाता था जिन्हें वह निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त करता था। तो ये था आपके लिए 50 वो महत्वपूर्ण सवाल जो भारतीय संविधान और स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित थे। ये सारे सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे और इसके साथ साथ आपको एक आइडिया भी लगेगा कि इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत टफ सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी भी नहीं पढ़ना है। मीडियम में जो आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं उन्हीं की आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अगले वीडियो में हम संविधान के तीसरे पार्ट में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।